Hi everyone and welcome to GS Simplified for UPSC. This is our third lecture in complete agriculture course. Today's topic is agriculture produce market कि एग्रीकल्चर की मार्केटिंग कैसी होती है. ये एक स्पेसिफिक टॉपिक उसमें सिलेबस में दिया हुआ है with the name of transport and marketing of agriculture produce issues and constraints. तो सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग है क्या. It is defined as physical and institutional setup to perform all activities from point of initial agriculture production until they are in hand of ultimate consumer. तो बेसिकली इसको ऐसे समझो कि फार्मर ने वो करा, क्रॉप लगाई, फिर वो उसको बेचेगा, फिर वो बेचेगा तो वहाँ से फिर उसको ट्रेडर्स उठाएंगे, मंडी से ट्रेडर्स उठाएंगे तो वो उसको भेजेंगे, एफपीओ उसको बेचेंगे या फिर आगे डायरेक्टली मार्केट में बेचेंगे. तो ये एक जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग. इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज मूविंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग. ठीक है. अब उसके बाद है कि अपने यहाँ का सिस्टम क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का. सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मार्केट है जो फ्रॉम 1960s अमर्ज हो रहा है, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज. ठीक है. ये स्टेट के अंडर आता है. एवरी स्टेट हैव देयर ओन लॉज रिगार्डिंग इट. उसके बाद फिर कोऑपरेटिव बेस्ड मार्केटिंग, इसमें नेफेड आ जाता है. इसमें सक्सेसफुल वेंचर है क्या क्या है, केरला हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम. उसके बाद अमर्जिंग मॉडल्स क्या 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 है. एक तो ई नैम है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये हम आगे देखेंगे डिटेल में. उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग. इसमें क्या डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे कि आपने वैसे देखी होगी अपने आसपास इन सिटीज या मेट्रोपॉलिटन सिटीज की पर्टिकुलर डे को यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है, यहाँ पे मंडी लगती है, दिस वे. इसमें जैसे अपनी मंडी इन पंजाब है, रायतू बाजार इन आंध्र प्रदेश है. और क्या क्या हो सकते हैं, लाइक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ बन जाए तो छोटे छोटे फार्मर वहाँ एफपीओ में होंगे तो वो एफपीओ एक एट अ लार्ज स्केल वो बेचेगा आगे. ठीक है. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, डायरेक्टली टू जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वो को दे देंगे वो एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइसेस. और क्या हो सकता है, कमोडिटी एंड फ्यूचर मार्केटिंग. इसमें जैसे क्रिएशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड. फिर हो सकता है प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव, लाइक इंडियन तंबाकू कंपनी ने चलाया ई चौपाल. तो ये वेरियस मेथड है, लेकिन ये सबसे डोमिनेटिंग है, ये सबसे डोमिनेटिंग है. तो हम इसी के वो पढ़ेंगे आज कि इसके फीचर्स क्या है, इसको क्यों लेके आए थे एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशन नाउ. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, स्टेटड ये स्टैट्यूटरी मार्केट कमेटी है अंडर स्टेट गवर्नमेंट. लाइक एवरी स्टेट गवर्नमेंट विल हैव देयर ओन लॉ रेगुलेशन और वो डिफरेंट होंगे हर स्टेट के. तो ठीक है. उसके बाद इसका इंटेंडेड फंक्शन क्या था, ये चाहता था कि इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग सिस्टम एंड ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस इन मार्केट. आप अगर देखोगे कि ब्रिटिश टाइम पे क्या होता था कि मनी लेंडर होता था जो, ठीक है, वही मर्चेंट होता था. तो मनी लेंडर से क्या था, फार्मर्स ने पैसे उठाए होते थे तो फिर उनको आउट ऑफ कंपल्शन उनको मर्चेंट, क्योंकि मर्चेंट भी वही था, मनी लेंडर कम मर्चेंट, उसको फिर कम पैसे में देना पड़ता था प्रोड्यूस. ठीक है. उसके बाद है फिर प्रोवाइड एक्सटेंशन सर्विसेज टू फार्मर. एक्सटेंशन सर्विस लाइक ऑक्शन हॉल, वेइंग मशीन, वेयर हाउसिंग, सोइल टेस्टिंग लैब, एंश्योरिंग पेमेंट टू फार्मर ऑन सेम डे, उसी दिन उनको पैसा मिलना चाहिए. एग्री प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, ये फिर मैंने बताया था इवन आफ्टर एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम फार्मर वर नॉट लिबरेटेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम लोकल मनी लेंडर. दे वर फोर्स टू सेल क्रॉप टू, उसी पर्सन को एक लोअर प्राइस पे देना पड़ता था. दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रोविजन दैट एग्री प्रोड्यूस ट्रेड कैन टेक प्लेस ओनली इन एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी. ठीक है, इसमें ही हो सकता था, ये इसका रीजन था. लेकिन फंक्शन इसके वो थे, नोवल फंक्शंस थे जिसकी वजह से वो आया था. लेकिन फिर क्या हुआ कि विद टाइम इन इट्स फंक्शनिंग कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ गए. अब सबसे मेन चैलेंजेस क्या आ गया, मोनोपोली ऑफ एपीएमसी मार्केट.
इसमें क्या होता है कि ये फार्मर्स के पास ऑप्शन नहीं रहते कि टू सेल टू वेरियस डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रेडर्स। लाइक इसमें अशोक गुलाटी जो आईसीआर एक्सपर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, तो उन्होंने बोला कि रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग हैज लेड टू इम्प्लिसिट टैक्सेशन ऑन फार्मर टू द ट्यून ऑफ 45 लाख करोड़ इन 2001 से 16 तक इतना लग हो चुका है। एंड एनुअली अगर इसको काउंट करेंगे 2.5 लाख करोड़ इम्प्लिसिट टैक्सेशन दे रहे हैं वो, क्योंकि उनको बाहर बेचने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। उसके बाद आ गया फ्रेगमेंटेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देर इज इम्बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ मंडीज इन इंडिया। अगर आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे जो मंडीज है ना, ये बिल्कुल छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे भी आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप कहीं और जाओगे, लेकिन इसमें बोला कि पंजाब में 118 स्क्वायर पर किलोमीटर है, लेकिन अगर मेघालय में जाओगे तो 11,000। कितना बड़ा फर्क है। उसके बाद फिर आएगा इकोनॉमिक सर्वे, बोलते हैं कि लाइक स्टेट एपीएमसी ना बहुत सारा मल्टीपल टैक्सेस लगाती है विच आर नॉट इन ट्रांसपेरेंट विच आर नॉट ट्रांसपेरेंट। तो ये कहता है एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पावर प्लस टैक्स डिवाइड डू नॉट, मतलब इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव की रिक्वायरमेंट तो रहती नहीं टैक्स लगाने के लिए। तो ये जो पॉलिटिशियन कंट्रोल करते हैं इन मंडीज को, तो वो है ना काइंड ऑफ साइफनिंग ऑफ मनी। सो कैस्केडिंग इफेक्ट ड्यू टू हाई एपीएमसी टैक्स। इससे क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन बोल सकते हैं आप, इससे धीरे धीरे ना ज़्यादा किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आ जाएगा। दिस डिस्करेज डायरेक्ट सेलिंग, farmer not able to get higher profit. This also discourages private sector investment in agriculture infrastructure, forward linkages to food processing industry. तो बेसिकली एक तो उनको तो नुकसान हो गया फार्मर को, फिर हो गया प्राइवेट सेक्टर भी, क्या वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि यार वी कैन नॉट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर, तो उनको फिर थ्रू इंटरमीडिएटरीज बाय करना पड़ेगा, उनको महंगा बाय करना पड़ेगा। तो दिस डिस्करेजेस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फिर आएगा एक्सप्लॉयटेशन बाय इंटरमीडिएटरीज। इसमें क्या होता है अब ये एपीएमसी में क्या करते हैं, जो हम आड़तिए बोलते हैं, वो ना कार्टेल बना लेते हैं। दे म्यूचुअली डिसाइड कि मे बी उसने एमएसपी डिसाइड किया होगा 2000 पे, 2000 पे देना है, तो वो आपस में डिसाइड कर लेंगे 1900 पे, उससे नीचे कोई देगा नहीं। ठीक है। तो सारे ऐसे कर लेते हैं म्यूचुअली डिसाइड, तो ऑटोमेटिकली खरीदने वाले तो वही है। तो दे हैव फार्मर्स हैव टू सेल एट इट लोअर प्राइस। तो अशोक दालवाई कमेटी क्या बोलती है, फार्मर शेयर इन कंज्यूमर प्राइस इज 15 to 40%। कि जो कंज्यूमर फाइनल प्रोड्यूस के लिए जो एक्चुअली दे रहा है, मान लो आप पोटैटो के लिए जो दे रहे हो, वो उसका फार्मर को जस्ट 15 to 40% मिलता है, बाकी बीच में ये इंटरमीडिएटरीज खा जाते हैं। सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर मार्केट, इसमें को मतलब वो मैंने ऊपर बताया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वो नहीं करेगा। इसकी वजह से फिर क्या होता है कि अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, तो वेस्टेज होती है। आईसीआर रिपोर्ट बोलते हैं कि अराउंड 92,000 करोड़ एस्टिमेटेड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एट 2014 प्राइसेस। ठीक है। हाई स्पेटियल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बोलता है कि जो हाईएस्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी टू लोअर प्राइस है ना, वो बहुत ज्यादा अपने यहाँ पे, इट इज 3% हाई इन इंडिया व्हेन कंपेयर टू यूएस। अब उसके बाद आएगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड करप्शन, प्रॉब्लम ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, वो टाइम पे मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि फिर इसके बेसिस पे ना वो लोन उठा सकते हैं फार्मर्स। नॉन यूनिफॉर्मिटी एज ईच, हर स्टेट का अपना अपना होता है, तो नॉन यूनिफॉर्मिटी है। अब एफर्ट्स क्या क्या लिए उसने, तो इसमें ना फिर जैसे ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, ये उसका सब्जेक्ट हो गया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना कंकरेंट लिस्ट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाती है कि हाँ इस कि ये बेसिक फ्रेमवर्क दे देती है, तो स्टेट अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग से उसको इम्प्लीमेंट करती है, थोड़े बहुत चेंजेस ले आती है। लाइक मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 आया, उसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कोऑपरेटिव वो ना अपना पैरेलल मार्केट सेटअप कर सकते हैं एंड सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर। इट अलाउज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो लेकिन ये वाला जो एक्ट था, इसको अभी तक 16 स्टेट ने ही अमेंड कर इसके अकॉर्डिंग अमेंड किया था, देर उनका जो एपीएमसी एक्ट था स्टेट्स का। फिर आया मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग एक्ट।
तो इसमें क्या बोलेंगे कि हम ना एक यूनिफाइड मार्केट एरिया बनाएंगे, ठीक है, कि यूनिफाइड एरिया मार्केट बड़ा एरिया बनाएंगे, ठीक है, पूरा एक ही एरिया है, मान लो पूरा स्टेट को एक यूनिफाइड एरिया मार्केट, तो हर उसका आपका ना हर अब क्या था, हर उसका अलग अलग लेना पड़ता है, लाइक एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी है उसका लाइसेंस अलग है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का अलग है, तो उसको ना एक बनाना चाहते हैं वो। इंट्रा स्टेट ट्रेड में अवेलेबल बाय पेइंग सिंगल फीस, आप पूरे स्टेट में कर सकते हो, एक करेंगे। फिर प्रमोशन ऑफ नेशनल मार्केट, एक जैसे आजादपुर मंडी है दिल्ली में, ऐसे एक बढ़िया इंपॉर्टेंट एक ही है हमारे यहाँ पे आजादपुर मार्केट, जो लाइक शायद एशिया की सबसे बड़ी है, तो ऐसे हमारे पास और भी होनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ ई ट्रेडिंग, कैप ऑन मार्केट फी, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड पार्टी एसेइंग ऑफ द जो भी है, तो ये सारे इसके फीचर्स थे। अब आएगा ई नैम। eNAM is online trading platform for agriculture produce aiming to help farmers, traders and buyers with online trading and better price by smooth marketing। तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हो, लाइक ये फार्मर्स हैं, ये इनको बेच देते हैं एजेंट को, सेलर को, तो ऑनलाइन, ठीक है, उसके बाद फिर ये ऑनलाइन मार्केट में हो जाता है, ठीक है, और फिर ये बायर कर देता है, तो यहाँ पे इनका बीच में सेटलमेंट हो जाती है। या फिर ये हो सकता है लाइक फार्मर्स ने रजिस्ट्रेशन किया अपना, यहाँ पे सैंपल एसेस हुआ उसका, ऑनलाइन ट्रेडिंग मान लो उस प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, वेट एंड इनवॉइसिंग, ऑनलाइन पेमेंट हो गई, वहाँ से फिर वो निकल गया, तो ये प्रोसेस है। इसको रन कौन करता है? स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, लीड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग eNAM, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। तो इसका विजन क्या है? टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग बाय स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ प्रोसीजर अक्रॉस द इंटीग्रेटेड मार्केट, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन बायर्स एंड सेलर उसको ख़त्म कर देंगे, रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी ऑन भी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से फार्मर्स को मिलेंगे, अगर अब उनके उसकी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, तो उनको प्राइस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो एट प्रेजेंट कितनी मंडीज आप देख सकते हो, ये अभी का डाटा है, 1361 मार्केट्स है इतने स्टेट्स में, ठीक है। अब उसके बाद ये डाटा हुआ है कि कितने ट्रेडर्स रजिस्टर्ड है, 2.5 लाख है, और फार्मर कितने हैं, 1,76,000। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अब और क्या इसमें जो इनिशिएटिव लिए हैं eNAM में, कि जो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम है ना, उसको eNAM से वो कर दिया है। तो इसमें क्या होता है कि फार्मर्स को ना, लाइक जो भी इनके वेयर हाउसिंग सिस्टम होता है, अगर वो वहाँ पे अपना वो डिपॉजिट करा देते हैं प्रोड्यूस, तो उनको ना रिसिप्ट मिल जाती है। तो फार्मर क्या करेगा कि अब उस रिसिप्ट के हिसाब से अपलोड कर देगा कि हाँ मेरे पास ये मटेरियल है, तो वो जो बायर है वो डायरेक्टली वहाँ से उठा सकता है, तो इसमें हसल बच जाएगी, फार्मर को मंडी में नहीं जाना पड़ेगा, ट्रेडर को भी मंडी में नहीं जाना, वो वेयर हाउसिंग से डायरेक्टली उठा लेगा। तो इट सेव्स द लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस एंड विल हैव बेटर इनकम। फार्मर कैन सेल द प्रोड्यूस अक्रॉस द नेशन एट द वो, फार्मर विद देयर प्रोड्यूस इन VDRA कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ लोन भी ले सकता है क्योंकि रिसिप्ट मिलेगी उसको, ठीक है। उसके बाद आ गया FPO ट्रेनिंग मॉड्यूल, इट विल एनेबल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टू अपलोड द पिक्चर ऑफ देयर प्रोड्यूस एंड क्वालिटी पैरामीटर फ्रॉम देयर प्रेमाइसेस, फिर वहाँ मतलब वो वहीं से अपलोड कर सकते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद आएगा मतलब एफ वाले में क्या है, वो जहाँ पे उनका एफ सेंटर है या फिर मेन, वहीं से वो डाल देंगे कि ये पिक्चर है एंड दिस, वहाँ से फिर वो जो भी वो होगा फार्मर, वो ट्रेडर जिसको खरीदना होगा वो वहाँ से डायरेक्टली उठा लेगा, तो उनको मार्केट उसमें मंडी में नहीं जाना पड़ेगा, फालतू में लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं लगेगी ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिर होगा लॉन्च ऑफ लॉजिस्टिक मॉड्यूल। अभी क्या है कि जो eNAM है ना, इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर को ट्रेड, इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर है ना जो ट्रांसपोर्ट करेंगे उनका वो देता है ट्रेडर्स को डाटाबेस, बट उसको बोला कि एक पूरा बड़ा लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ठीक है, और उससे ना फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा ट्रक विद मोर देन 3,75,000 नंबर ऑफ ट्रक्स फ्रॉम लार्ज लॉजिस्टिक प्रोवाइडर वुड बी एडेड टू लॉजिस्टिक पर्पस। मतलब वो है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फिर ट्रांसपोर्ट करना है ऑल ओवर द इंडिया, उसको वो हो गया, उसके बीच उसमें जो प्राइसिंग है उसको कम करने का वो है। सो देर आफ्टर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन eNAM? ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी, बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर प्रोड्यूसर, रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बायर्स,
स्टेबल प्राइस एंड अवेलेबिलिटी टू फार्मर्स, कंज्यूमर उनको भी कम में मिलेगा क्योंकि इंटरमीडिएटरीज कम हो जाएगी। क्वालिटी सर्टिफिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, क्योंकि उससे पहले क्वालिटी असाइनिंग होगी। मोर एफिशिएंट सप्लाई चेन, इससे फिर वो होगा ना कोल्ड चेन स्टोरेज में भी इन्वेस्टमेंट आएगी धीरे धीरे। पेमेंट एंड डिलीवरी गारंटी, एरर फ्री रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, एनहेंस एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट। तो ये सब इसके वो थे। तो अब क्या इसमें वो हो सकते हैं, what are the issues in its functioning? Non availability of trading license for trader other than home state, किसी क्या पता एट प्रेजेंटली क्या पता दूसरी स्टेट वाले को वो होम स्टेट वाले दे नहीं रहे हो लाइसेंस। इन सम मंडीज ऑक्शन ओकरिंग इन ट्रेडिशनल वे बट डाटा इज एंटर्ड इन नैम पोर्टल लेटर। भाई पहले आप वही ऑफलाइन में ही हो रही है, लेकिन बाद उसको जस्ट की टारगेट कंप्लीट करने हैं तो वो उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं। नितिन आयोग हाईलाइटेड मैनी मंडीज आर inequipped to access the quality of produce, are not equipped। ठीक है, उसका फिर क्या आएगा, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इंटीग्रेटिंग मोर स्टेक होल्डर विद नैम, लोकल ट्रांजेक्शन कोस्ट टू बायर। मतलब क्या है, जो वो बायर होगा ना वो करेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होएगा ना वो बायर की उसमें होनी चाहिए, नोट टू फार्मर। स्टेबल प्राइस अवेबिलिटी टू फार्मर। अब उसके बाद वेज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड स्टेप्स टेकन, तो ई नैम हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, रीस्ट्रक्चरिंग एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का डिस्टोर्शन हो रहा है ड्यू टू एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। इससे क्या होता है कि रिड्यूस प्रोड्यूसर प्रॉफिट, रिड्यूस इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन स्टोरेज, वीकन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। बेसिकली क्या होता है कि इसमें ना गवर्नमेंट जब चाहे कह सकते हैं कि आप ना इस चीज़ को इस लिमिट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर को लगेगा कि यार अगर हम इससे ज़्यादा स्टोर ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा वो क्या होएगा, बेनिफिट कैसे होएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे आएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। वीकन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वैल्यू चेन इनहिबिट्स डेवलपमेंट ऑफ वाइब्रेंट कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। फिर उसके बाद है ना इनएफेक्टिवनेस ऑफ एक्ट भी है। ये ना उस टाइम पे किया था जब 1960s में ना बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग होती थी, वॉज अ थ्रेट एज एग्री मार्केटेड वॉज फ्रेगमेंटेड, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर, एट प्रेजेंट यूटिलिटी ऑफ दिस एक्ट इज dubious। उसके बाद है रेड्स जो भी कंडक्ट हुई है ना इसमें हैव नो इम्पैक्ट। लाइक इसमें ना फिर उन्होंने बोला है रेड्स कंडक्ट हुई थी ना कि 2019 में 76,000 रेड्स फॉर कंडक्टेड, और उसमें कन्विक्टेड कितने हुए 2900, 3.8%। दिस इंडिकेट्स रेड्स अंडर द एक्ट कंडक्टेड फॉर हैरेसिंग ट्रेडर्स, कि पर उनको हरास करने के लिए हुई है। फिर बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं रिस्ट्रक्चरिंग द एक्ट अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, इंक्रीज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, हेलेंस harassment of businessmen and trader will bring price stability and raise farmer income। ठीक है, ये सब इसके ना बेनिफिट हो सकते हैं। तो अगर आपके पास एसेंशियल कमोडिटीज़ का एक्ट आए तो एक तो इकोनॉमिक सर्वे ने जो जो इश्यूज हाईलाइट किए और नीति आयोग ने क्या इसके बेनिफिट बताया है रिस्ट्रक्चरिंग करने के। फिर आएगा कि इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड ग्रुप फार्मिंग। तो हमने अब क्या क्या पढ़ा कि कैसे हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। पहले तो ईनैम हमने लिया, इसको थोड़ा इफेक्टिव इम्प्लीमेंट करे, फिर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को रिस्ट्रक्चर करे। फिर थर्ड पॉइंट आएगा इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड ग्रुप फार्मिंग, एस्टैब्लिशिंग मोर मार्केट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, करंटली ओनली वन आज़ाद मंडी। ठीक है, अब जो वो था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एक्ट 2020, उसमें भी मतलब उसने बोल दिया था कि आप ना APMC के बाहर सेल कर सकते हैं। allow intrastate and interstate trade of farm produce outside APMC, electronic trading, market fee abolished for outside trader, dispute settlement, district magistrate and STM। तो but there were some issues of the bill, how it was passed and some of the provisions of the bill, और जिसकी वजह से फार्मर प्रोटेस्ट हुआ and ultimately government have to withdraw it। benefit of the act, reduced role of intermediaries, direct selling, price realization to farmer and monopoly of APMC। integrated market हो जाएगी, easy movement of farm produce
मतलब ऑल ओवर, मतलब इंडिया के, मतलब मान लो कहीं पे डेफिसिट है, फूड डेफिसिट है, या फिर वहाँ पे प्रोडक्शन कम हुई है, तो वहाँ से जहाँ पे ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हुई है, लाइक पंजाब हरियाणा, वहाँ से हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एडवांस आइडिया ऑफ वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट, एनकरेज एपीएमसी टू रिफॉर्म। तो अगर उनको कंपटीशन मिलेगा तो विल ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन देयर फंक्शनिंग। इंक्रीजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केट। करंटली एग्री मार्केट आर फ्रेगमेंटेड। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि लाइक आगरा में ना ये पर क्विंटल मिल रहा था फॉर वीट, इन सिक्किम दिस वाज द प्राइस। तो कितना है, फ्रेगमेंटेड है। प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो मोर रियलाइजेशन ऑफ प्राइस, हाइयर प्राइसेस विच में लेड टू लेस एमएसपी। मतलब प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा उस पर खरीद लेंगे, तो गवर्नमेंट को एमएसपी पे कम स्पेंड करने पड़ेगा, जिससे फिर जो इंडिया में जो डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स है ना एग्रीकल्चर के, सब्सिडी एम्बर बॉक्स, उसको हम कंप्लाई कर पाएंगे। फिर इश्यूज क्या क्या इस एक्ट में। इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, एग्रीकल्चर इज अंडर स्टेट लिस्ट, डिसमेंटलिंग ऑफ एपीएमसी इन बिहार एंड इन 2006, लेस रियलाइजेशन ऑफ। इससे क्या इम्पैक्ट हुआ कि नहीं, कोई जैसे हम पॉजिटिव ऊपर पढ़ रहे थे ना ये इम्पैक्ट होगा, लेकिन वहाँ क्या हुआ, लेस रियलाइजेशन ऑफ प्राइस बाय फार्मर, नो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कोप ऑफ एक्सप्लोइटेशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बाय बिग ट्रेडर, जो भी प्राइवेट वो होंगे ना वो कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट विल लूज मंडी टैक्स, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर पंजाब एंड हरियाणा, इन लॉन्ग रन विल लेड टू कोलैप्स ऑफ एपीएमसी एंड एपीएमसी के साथ फिर एमएसपी स्ट्रक्चर भी लिंक्ड है। तो गवर्नमेंट, फार्मर सोच रहे थे कि गवर्नमेंट का जो लॉन्ग टर्म मोटिव है वो एमएसपी को ही ख़त्म करना चाहती है। ठीक है, तो ये भी फिर गवर्नमेंट को ना फार्मर के साथ ये बिल पहले डिस्कस करना चाहिए था। दे शुड हैव टेकन देयर व्यूज़, जैसे जिसको बोलते हैं ना प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, ये होनी चाहिए थी इसमें, बट ये नहीं हुई, तो जिसकी वजह से फार्मर प्रोटेस्ट हुआ एंड अल्टीमेटली बिल वर रिकॉल्ड। अब उसके बाद क्या आएगा, अब 6 पॉइंट क्या होगा कि एग्री मार्केटिंग को करने के लिए इसमें क्या होगा, डेवलपिंग एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग 22,000 रूरल हर्ट्स इनटू ग्राम्स। इसमें जो ग्राम होगा ना, टू बी इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड विद ई नैम। मान लो ना कोई बड़े बड़े गांव होते होंगे ना, विलेजेस, तो उसमें वहीं पे होगा बेचने का, उनको रूरल हट बोलते हैं। उनको फिर अपग्रेड करेंगे, तो उनको लिंक कर देंगे ई नैम के साथ, डायरेक्ट मार्केटिंग, एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है, वहीं इस पे वो बेच देंगे। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू मनरेगा, तो इनका जो वो कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर और क्या हो सकता है, प्रमोशन ऑफ एफपीओज। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेरिसेबल आइटम्स, ऑपरेशन ग्रीन करा था आपने। ठीक है, संपदा ये उसके लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो हम उसमें पढ़ेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। फिर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। एक्चुअली क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली थ्रू बैकवर्ड लिंकेज प्रोड्यूस उठाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। फिर आ गया एग्रा मार्कनेट, इट इज़ अ पोर्टल दैट डिप्लॉय रियल टाइम होलसेल प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। ठीक है, और फिर क्या इसने बोला, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर ने बोला कि प्लेस एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन कंकरेंट लिस्ट, और मार्केट शुड बी विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। ओके, सो बेसिकली दिस वाज द टॉपिक रिगार्डिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ये एक हमने बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव तरीके से क्या उसमें क्या ये होता है, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, वाई एपीएमसी वाज ब्रिंग, व्हाट आर द इश्यूज इन फंक्शनिंग ऑफ एपीएमसी। ठीक है, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। हमने बहुत सारे सॉल्यूशन पढ़े, साथ अराउंड 10। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जीएस सिंप्लीफाइड फॉर यूपीएससी, और इसकी पीडीएफ आपको उस पर मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और ऐसे ही मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के भी 10 लेक्चर्स करवाए हुए हैं विद कॉम्प्रीहेंसिव नोट्स। अगर दिस इज़ फ्री आंसर इवेल्युएशन फॉर बिगनर्स, आप अपना आंसर पीडीएफ फॉर्मेट में भेजो, एंड आई विल सेंड रिमार्क्स according to my understanding. So do subscribe to my YouTube channel. Thank you, and thank you everyone.